वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? होप करती हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एमए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस में भी जिनके पास MED 002 जो सब्जेक्ट है इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू एंड चैलेंजेस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे हो सकता है थोड़ा सा चेंज होके आ जाए। एंड मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इनको अच्छे से मतलब कर लो, इसके अलावा नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए जो कि मैंने पेपर को एनालाइज करके फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना, क्योंकि ये वो है जो मतलब हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो पढ़ना जरूर इसको, ठीक है। अब जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास, तो वहीं से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हो। देखो, सिंपल भाषा में हम समझें तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो तो उसको हम इस तरीके से हम यूज करें, ठीक है, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हम उसको यूज करें, बट इस तरीके से हम यूज करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी हम क्या करें, बचा के रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सतत विकास का तो आपका यही मतलब है। ये जो परिभाषा दी गई थी इनकी, तो एक जो ब्रॉडलाइन कमीशन था जो कि 1987, उनके अनुसार क्या बोला गया कि विकास हमें इस तरीके से करना है, डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है कि जो हमारी वर्तमान की जो आवश्यकता है, जो हमारी नीड है, उसको हम पूरा तो करें, लेकिन इस तरीके से भी करें कि मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के न रखें, ठीक है। तो हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा तो करते हैं, बट बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए। मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनकी जो आवश्यकता है, उसकी जो आवश्यकताओं को पूरा करने की जो कैपेसिटी है, उसको बिना हार्म पहुंचाए क्या करना है, हमें अपनी नीड को फुलफिल करना है। कहने का मतलब इतना है कि आप रिसोर्सेज का यूज़ तो करो, लेकिन इस तरीके से करो कि आने वाली जनरेशन को भी वो मिल सके, ठीक है। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आप रिसोर्सेज का यूज करो, ठीक है, बट नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप अभी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे यूज करके, तो आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि वो चीज़ें फिर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक तंत्रों के संतुलन की मांग करता है, ताकि जो भविष्य की लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, वो क्या हो, सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। देखो, आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्र की कुल उत्पादन क्षमता है, यानी आपकी GDP, उसमें कंटिन्यू वृद्धि होना, ठीक है। मतलब इसको ना हम माप सकते हैं, हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। यहाँ पे जो होता है उत्पादन में वृद्धि जो होता है वो यहाँ पे केंद्रित होती है, और इससे क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण प्रभाव सीधे तौर पर जिसका जो सामाजिक पर्यावरण प्रभाव है सीधे तौर पर ध्यान में नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखिए तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन संसाधनों का हम दोहन मतलब ज़्यादा हम यूज करते हैं, तो असमानता भी बढ़ सकती है। तभी क्या होगी, आर्थिक वृद्धि जो होगी वो दर्ज होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वहीं पे हम देखिए आर्थिक विकास का, तो ये क्या है, एक व्यापक और गुणात्मक अवधारणा है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, गुणात्मक अवधारणा है, जिसमें क्या होता है, जो कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या की जो जीवन गुणवत्ता है, सामाजिक समावेशन है, स्वास्थ्य है, आपका एजुकेशन है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जैसे जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी पहलू होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, यहाँ पे विकास का जो उद्देश्य है वो केवल मापने योग्य आंकड़े, आर्थिक आंकड़े नहीं है, बल्कि क्या है कि जो मानव जीवन की जो समग्र प्रगति है, ठीक है, संपूर्ण विकास है, उस पर भी फोकस करना होता है। मतलब ये सतत विकास के सिद्धांत के क्या है, करीब है। तो अगर हम कह सकते हैं ये सतत विकास है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका मतलब क्या है कि ऐसा विकास जो कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमारा क्या, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित भी करता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो ना, कंक्लूजन निष्कर्ष आप जरूर लिखना है एंड में, ठीक है। हाँ,
अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो पेपर है आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा, 3 आवर्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको उसमें एनी 5%, जैसा कि पहले भी आपका पैटर्न था कि आपको 2 पार्ट मिलते हैं, उसमें से आपको कोई भी पार्ट से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3% अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको 5% अटैम्प्ट करने होंगे, और जो कि आपके 50 मार्क्स के टोटल ओवरऑल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 आवर्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो टाइम को मैनेज करके चलना है, स्पीड को अच्छे से करना, आंसर टू द पॉइंट लिखना, अच्छा लिखना आंसर, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स अच्छे मिले। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, सतत विकास के 3 स्तंभ। जो स्तंभ है इसके, जैसे पर्यावरण है, आर्थिक है, सामाजिक है, इनको आपको क्रिटिसाइज करके बताना है, ठीक है। तो वही है कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो 1987 में जो वेटलैंड रिपोर्ट है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये आई थी, और इसके जो मुख्य स्तंभ थे वो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, इस तरीके से इसमें परिभाषित किया गया था। अब देखो, किसी भी एक टिकाऊ समाज का हमें जब निर्माण करना होता है तो हमें तीनों चीज़ों को लेकर चलना होता है, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक हो, या फिर हमारा सोशल हो। इन तीनों को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी जाके वो जो समाज होगा वो टिकाऊ बन पाएगा। अब इन्वायरमेंटल पिलर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, इसका जो उद्देश्य होता है वो पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब कि ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं करना, जितना नीड है उतना ही यूज करो, ठीक है। एंड जैव विविधता का संरक्षण, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, वन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे इसकी क्रिटिसिज्म हम देखिए तो क्या है, ये जो है व्यवहारिक क्रियान्वयन पे अक्सर आर्थिक लाभ को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। जो आर्थिक लाभ है उसको यहाँ पे क्या दी जाती है, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जो पर्यावरणीय सवाल है वो उपेक्षित होते रहते हैं। अति व्यवसायीकरण और शहरीकरण, जो आपका ये व्यवसायीकरण है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, अति व्यवसायीकरण और शहरीकरण के कारण भी क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे तो ट्री को कट किया गया, जंगलों का सफाया किया गया, क्यों, उद्योगों को लगाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो प्राकृतिक संसाधन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसका नुकसान हुआ है, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्तंभ यानी इकोनॉमिक पिलर। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो पिलर है, ये संसाधनों का क्या, न्याय संगत और दीर्घकालिक उपयोग, ठीक है, सतत आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, ठीक है, एंड गरीबी उन्मूलन, इनको प्राथमिकता देता है। इसमें उत्पादन और उपयोग के जो टिकाऊ मॉडल है उसकी आवश्यकता यहाँ पे शामिल होती है। बट यहाँ भी इसके जो आलोचनात्मक दृष्टि वो क्या कहता है कि जो GDP आधारित विकास मॉडल है वो क्या है, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय मसलों को पीछे छोड़ देता है, जिससे जो असमानता है और संसाधन संकट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ, अल्पकालिक लाभ में ये जो है ठीक है, बट दीर्घकालिक के लिए क्या है, ये सही नहीं है। सोशल पिलर की हम बात करें तो यहाँ पे जो है, ये जो पिलर है ये समाज की जो समावेश है, ठीक है, न्याय, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विविधता, इन चीज़ों पे फोकस करता है। बट वहीं पे यहाँ पे भी कुछ हम देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, तो व्यवहारिक स्तर पर हाशिए के जो वर्ग है वो उनकी जो भागीदारी क्या होती है, सीमित होती है, जिससे असमानता और भेदभाव बना रहता है। सामाजिक कल्याण के जो अभाव है उसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण में क्या रहता है, वो भी अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो सतत विकास के 3 स्तंभ, पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका संतुलन होगा तो ही जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए, जैसे कोई भी समाज का निर्माण हो रहा है, मानव समाज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वो टिकाऊ बन पाएगा। कब जब इन तीनों के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पिलर, इन तीनों में जब बैलेंस बन पाएगा तो ही एक टिकाऊ मानव समाज की स्थापना हो पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जो वेटलैंड रिपोर्ट, इसके द्वारा जो इंटर जनरेशनल इक्विटी है उसकी अवधारणा क्या है ये कॉन्सेप्ट, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आधुनिक युग है, अभी जो मॉडर्न में हम देखें तो यहाँ पे जो विकास है, जो पर्यावरण संरक्षण है, इनके बीच में सबसे मेन चीज़ होता है संतुलन होना, और जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि विकास इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट कब होता है, जब उद्योग वगैरह लगाते हैं, तो जब हम उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, जगह के लिए हम क्या करते हैं, जंगलों का सफाया करते हैं, ट्री की कटिंग करते हैं, एंड बहुत सारे सोर्सेस हम उसमें यूज करते हैं। अब उससे क्या होगा, पर्यावरण को तो नुकसान कहीं ना कहीं होगा ही, हम अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं कि चलो ठीक है, इन दोनों में क्या करें, बैलेंस करना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है, ठीक है, कि हमें विकास भी करना है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। ऐसा फिर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचता ही है। 1987 में जो
ब्लड लैंड रिपोर्ट है, जिसमें बोला गया था हमारा साझा भविष्य। तो इसने पहली बार सतत विकास की जो एक व्यापक परिभाषा है वो प्रस्तुत की, जिसमें क्या बोला गया कि जिसमें विकास को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से कनेक्ट किया गया, कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको किससे कनेक्ट किया गया, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड है वहाँ से उसको कनेक्ट किया गया। इसमें बोला गया, और जो इसके अंतर्गत मुख्य जो अवधारणा थी वो थी अंतर पीढ़ीगत समानता है। ठीक है, अब ये अंतर पीढ़ीगत समानता जो है, ये जो टर्म है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों के उपयोग में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गए संसाधनों की उपलब्धता और जो पर्यावरण की गुणवत्ता है क्या है, सुरक्षित रहे। यानी कि हमें संसाधनों का उपयोग भी करना है, इस तरीके से करना है कि जो भविष्य की पीढ़ी, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी रिसोर्सेस मिले और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो, सुरक्षित रहे। विकास होना चाहिए, बट ऐसा विकास होना चाहिए जो हमारी वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसकी क्षमता को भी वो क्या करे, प्रभावित ना करे। संसाधनों का हमें अति दोहन नहीं करना है, पर्यावरण को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि जो आने वाले जनरेशन है उनके अधिकारों को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, उन्हें फिर वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसको पढ़ा। एंड सतत विकास में इसका केंद्रीय महत्व क्या इसका जो महत्व है वो क्या है? तो जो अंतर पीढ़ीगत क्षमता है सतत विकास की अर्थव्यवस्था, समाज, पर्यावरण, तीनों जो मुख्य पिलर है इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड ये भी ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों भी, जो भी आने वाली जो जनरेशन है, वो भी अपने आवश्यकताओं के लिए संसाधनों पर क्या हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। आज की जलवायु संकट, जैव विविधता ह्रास और प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, वर्तमान पीढ़ी न्याय की चिंता नहीं करती है और मानवता के लिए क्या है, ये खतरा के रूप में सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है ये क्या करता है, पर्यावरणीय निर्णयों में भविष्य के दायरों को शामिल करने को अनिवार्य बनाती है कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है। ऐसा नहीं कि हमें इस तरीके से सोर्सेस यूज करें कि आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड को पूरा ही ना कर पाए। भाई उनका भी तो राइट है, वो भी तो डिपेंड होंगे इन्वायरमेंट पे, उन्हें भी तो सोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग समझो, सतत विकास को समझो और हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर सही वे में कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम यहीं से सीखते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ गए होगा कि इन्वायरमेंट को हमें बचाना है। ठीक है, ये चीज़ें तो हम करते रहते हैं। वैसे ये पेपर इजी होता है, आप बना के भी इसको अच्छे से लिख सकते हो। एंड ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं कि ग्रीन जीडीपी की अवधारणा क्या है। एंड जो जीडीपी है उसका जो अपर्याप्त मापदंड है वो क्यों है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्थिक विकास के मूल्यांकन में जो पारंपरिक जीडीपी समय की ज़रूरतों को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्यावरण क्षति और प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण की लागत नहीं जोड़ती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जीडीपी की अवधारणा को विकसित की। लिसन, जो आर्थिक विकास के जो मूल्यांकन, जो पारंपरिक जीडीपी के समय की जो जरूरत है उसको इतना ये प्रतिबिंबित नहीं करती, उसको नहीं दिखा पाती है, पर्यावरण की क्षति को नहीं दिखा पाती। ठीक है, एंड जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी जो चरण है, जो नुकसान हो रहा है वो उसकी लागत से नहीं कनेक्ट होती है। ठीक है, वो उससे उसकी जो लागत होती है उससे वो नहीं जुड़ पाती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो ग्रीन जीडीपी है उसकी अवधारणा को लाया गया। ठीक है, तो आर्थिक विकास के मूल्यांकन में जो पारंपरिक जीडीपी समय की जरूरतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें पर्यावरण क्षति और प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण की लागत नहीं जोड़ती। ठीक है, तो इन कमियों को, ये जो कमी है इनके अंदर, इन कमियों को खत्म करने के लिए जीडीपी की अवधारणा को विकसित की है। अब जीडीपी की अवधारणा क्या है, मतलब इसमें ना जो ग्रीन जीडीपी, ठीक है, ग्रीन जीडीपी की अवधारणा क्या है, तो ग्रीन जीडीपी वो आर्थिक संकेतक है। क्या होता है जिसमें जीडीपी के जो आंकड़े हैं उससे प्राकृतिक संसाधनों की जो क्षति हुई है, जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो जैव विविधता है, उसके जो नुकसान है, पारिस्थितिक तंत्रों की जो सेवा है, इन अमूल्यन जैसी लागतें यहाँ पे घटा दी जाती है। अब इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि ग्रीन जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा पारंपरिक जीडीपी है वो, ठीक है, माइनस कर देंगे पर्यावरण क्षति और माइनस करेंगे संसाधन क्षरण की लागत। इन तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ग्रीन जीडीपी निकल के आता है। इसका पर्पस ये होता है कि जो भी, ठीक है, ये आर्थिक गतिविधि है उनके प्रभावों को क्या करना, उजागर करना, उसको लेके आना। अब यहाँ पे
जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो इनकी जो समस्या है, इनकी जो ये मुद्दे हैं, इनको बाहर लेकर आना, ठीक है। एंड पारंपरिक जीडीपी की अक्षमताएं क्या है, तो जो पर्यावरण लागत की अवहेलना है, मतलब पारंपरिक जीडीपी में क्या होता है कि उत्पादन और सेवा बढ़ते ही विकास दर्शाया जाता है, चाहे वो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहे हो। जैसे कारखाना जल प्रदूषण बढ़ाता है, तो जीडीपी सकारात्मक ही रहती है यहाँ पे। एंड प्राकृतिक संसाधनों की क्षरण की उपेक्षा, जीडीपी जो है वो प्राकृतिक पूंजी जैसे कि भूमिगत जल वन, ये घटती मात्रा को नहीं दर्शाता है, जिसमें इससे क्या होता है कि मूल्यवान जो पूंजी का आकलन है वो क्या होता है, हो ही नहीं पाता है। कल्याण का सीमित पैमाना, ठीक है, कल्याण का सीमित पैमाना, तो जीडीपी सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के आंकड़ों को यहाँ शामिल नहीं करता। तो जब प्राकृतिक आपदा या फिर किसी भी तरीके का बीमारी बढ़ा दे तो असली कल्याण को वो नहीं दर्शाती है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि जो जीडीपी की अवधारणा है वो विकास और पर्यावरण संतुलन की समन्वय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। जब पारंपरिक जीडीपी को समग्र कल्याण का पैमाना माना जाएगा, तब तक नीति निर्माण स्तर की जो विकास की व्यापकता है वो नहीं आ सकती है। मतलब ये है कि जो ग्रीन जीडीपी है ना, उसकी नीति निर्माताओं को जिम्मेदार कल्याणकारी विकास की ओर अग्रसित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ई कचरा से उत्पन्न खतरों की व्याख्या करा। ई कचरा क्या होता है, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप जैसे ख़राब हो जाते हैं, जो चीज़ें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो वो जो हम फेंकते हैं उससे वो कहीं ना कहीं जाके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। अब होता क्या है उससे कि जैसे मिट्टी में हम फेंक रहे हैं तो वो क्या होगा, उसमें डिजॉल्व तो हो नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, मिट्टी को हार्म पहुंचाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रमुख खतरे देखिए तो देखो, जहरीली धातु और रसायन। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंकते हैं तो उसमें सीसा, पारा, कैडमियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिट्टी, जल और वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और अब जो वायु में गया है वो एयर में गया, तो हम सांस भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी किडनी है, जो श्वसन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, उस पर वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मिट्टी और जल प्रदूषण, अब लैंडफिल में फेंकने से ये जो रसायन है मिट्टी में इसका उपजाऊपन नष्ट करते हैं और भूजल को भी क्या करते हैं, विषाक्त बनाते हैं, जहरीला बनाते हैं। वायु प्रदूषण भी होता है। एंड प्राकृतिक संसाधनों की हानि में देखें तो अनौपचारिक डंपिंग से मूल्यवान जो धातु है जैसे सोना, तांबा, इसका क्या होता है, अपव्यय होता है। अब यहाँ पर सतत प्रबंधन के लिए नीतिगत ढांचा भी बनाया गया है, जैसे कि कानूनी प्रावधान, मतलब ई वेस्ट नियमों का सख्त क्रियान्वयन और जो भी एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है लागू करना, ताकि कंपनियां जो है अपने उत्पादों को वापसी या फिर साइकिल करें या फिर अपना कुछ भी करें, इधर उधर ना फेंके। संग्रह और रिसाइकलिंग, ठीक है, कि यहाँ पे जो अधिकृत संग्रह केंद्रों की स्थापना जो है, डोर टू डोर कलेक्शन, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण देकर मुख्य धारा में लाना। जन जागरूकता भी होना चाहिए कि मतलब स्कूल और मीडिया के माध्यम से कि ये फेंके नहीं, ठीक है, चीज़ें लौटा दे, रिसाइकिल के लिए मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि कोई भी कहीं भी ना फेंके, जिससे क्या होगा कि नुकसान नहीं होगा पर्यावरण को। तकनीकी नवाचार, पर्यावरण को क्या, हमें भी नहीं होगा, है ना। तो तकनीकी नवाचार में हम देखते हैं कि रसायनों को सुरक्षित निष्कर्षण के लिए नई टेक्नोलॉजी और टिकाऊ उत्पाद जो है वो डिजाइन को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के अति उपयोग का इस अवधारणा से क्या संबंध है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो कैरिंग कैपेसिटी वो एक पारिस्थितिक सीमा है जिसके भीतर क्या होता है कि कोई भी भू क्षेत्र या संसाधन जो होता है दीर्घ काल तक बिना हानि के किसी भी आबादी का भरण पोषण कर सकता है। एक ऐसा एरिया जो लॉन्ग टाइम तक संसाधन, ठीक है, जो संसाधन है वो लॉन्ग टाइम तक बिना किसी को हार्म पहुंचाए एक आबादी का, एक किसी एक मतलब पर्टिकुलर एक आबादी का क्या कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, खिलाफ मतलब उसका, ठीक है, जीवन यापन हो सकता है। आसान शब्दों में हम कहें तो मतलब अधिकतम संख्या है जिस तक कोई पारिस्थितिक तंत्र संसाधनों के आधार पर मानव समाज का सतत जीवन संभव बना सकता है, ठीक है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के अति उपयोग का संबंध अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि का दबाव, मतलब जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है, तो प्राकृतिक पुनर्भरण दर से अधिक गति से संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा, संसाधनों की कमी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ये ओवर यूज भी होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो खपत भी तो चीज़ों को ज़्यादा ही करेंगे, ज़्यादा संसाधन यूज करेंगे, चाहे वो जल हो, वन हो, खनिज हो, इनकी खपत भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, कुछ नेगेटिव
इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग क्या होगा, भूमि क्षरण को देखने को मिलेगा हमें, जलवायु परिवर्तन होगा और जैव विविधता को हार्म भी पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये क्या है? तो ये जो है पारिस्थितिक पदचिह्न एक ऐसा वैज्ञानिक मापक है जो मानव गतिविधियों द्वारा पृथ्वी पर संसाधनों की मांग और उनके उत्पादन द्वारा कचरे की मात्रा को प्राकृतिक क्षेत्र की एक इकाई में मापता है, ठीक है। एंड पर्यावरणीय स्थिरता के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसकी अवधारणा की बात करें तो ये जो है ये निश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो जैविक उत्पादक है, भूमि जल, उसकी आवश्यकता कितनी है उसको ये क्या करता है, निर्धारित करता है। एंड इसमें जो उपभोग की जो वस्तु है, उत्पाद के लिए आवश्यक संसाधन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो शामिल होता है। यानी यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति का जो पारिस्थितिक पदचिह्न ज़्यादा है तो मतलब यह है कि वह उसका जो संसाधन का जो उपयोग है वो ज़्यादा कर रहा है, जिससे जो संसाधन है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अब पर्यावरण से जो पर्यावरण पे मानवीय प्रभावों को मापने में इसकी क्या भूमिका है, देखो संसाधन का मांग स्पष्टीकरण होगा। इससे ये पता चलेगा कि मानव की जीवन शैली जो है प्राकृतिक संसाधनों पर कितनी ज़्यादा डिपेंड हो रही है। एंड तुलनात्मक अध्ययन, इसका उपयोग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के संसाधन उपयोग की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। एंड रणनीतिक निर्माण, अब इससे सतत विकास के लिए जो आवश्यक संसाधन है संरक्षण उपयोग की जो योजना बनाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ रणनीति बनाने में भी मदद करता है। जलवायु परिवर्तन बताना यहाँ पे कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो क्या है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है वो पृथ्वी के दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन में है। एंड जिससे तापमान और मौसम के जो पैटर्न है वो बदल जाते हैं और इससे क्या होता है कि जो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस है उसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। और जो हम वर्तमान में देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस के रूप में सामने आ रहा है। अब इससे जो खाद्य सुरक्षा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो उत्पादन में गिरावट आ जाएगा। अब जब बैलेंस नहीं बनेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, ठीक है, फसलें बर्बाद भी हो जाएंगे, एकदम से बारिश आ जाएगी। मान लो कोई फसल काटने को है उस टाइम पे एकदम से बारिश आ रही है तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो आपके जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड टेम्परेचर एकदम से हाई होगा तो हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे। एंड उत्पादन में तो समझ में आ गया होगा कि जैसे कि बारिश ज़्यादा हो गया, सूखा पड़ गया, मान लो बारिश की नीड थी, पानी की नीड थी, बट उस टाइम पर हुआ ही नहीं बारिश, तो क्या होगा, उस टाइम पर भी लॉस हो गया। तो अनाज और सब्जियों का जो उत्पादन है इससे क्या हुआ, घटता है। जल संकट भी हो जाते हैं क्योंकि सूखे से सिंचाई व पीने जल की उपलब्धता होती है कम हो जाती है। जल स्रोतों के सूखने से क्या होती है, सिंचाई और जो पीने के जो पानी है उनकी जो उपलब्धता होगी, एबिलिटी होगी, वो कम हो जाएगी। बीमारियों में वृद्धि हो जाएगी, जैसा भी हमने बात किया कि बीमारियों में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। कैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, जिसके कारण कीट होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, इंसेक्ट्स भी पनपेंगे नए नए तरीके के, ठीक है। एंड तटीय पारिस्थितिक तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो समुद्री स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अब ग्लेशियर का पिघलना एक तरीके से क्या हो सकता है, समुद्र तल को बढ़ा सकता है, जैव विविधता संकट आ सकते हैं, और जो मछली और प्रोटीन स्रोत है उस पर भी क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जल प्रदूषण के जो विभिन्न रूप है, चाहे वो सतह है, ठीक है, भूजल है, महासागर, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो जल प्रदूषण क्या है, एक ऐसी समस्या है जिसमें जो जल के जो स्रोत है उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें ना कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स आके मिल जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब इसके जो मुख्य रूप है वो सतही जल भी हो सकते हैं, भूजल भी हो सकते हैं और महासागर प्रदूषण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम जल प्रदूषण के रूप देखें तो सतह जल प्रदूषण देखें तो इसमें क्या होता है, नदियाँ और झीलें जो होती है वो आती है। एंड यहाँ पे जो है औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योगों से जो वेस्ट निकलता है वो, कृषि रसायन, घरेलू सीवर से जो भी पानी और अधिक जो भी गंदा निकलता है वो, इसके कारण ये क्या हो सकती है, दूषित हो सकती है, जिससे बीमारी वगैरह भी उत्पन्न हो जाती है। भूजल में क्या आ जाता है, वही कि जो कृषि रसायन है या फिर जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्ट है ये उसमें जो मिल जाते हैं तो ये भूजल प्रदूषित होता है। इसके कारण कैंसर जैसी जो बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है। महासागर में क्या होता है कि समुद्र में जो प्लास्टिक है, कचरा है, तेल है, साफ जो वेस्ट है, इसके कारण होता है। और ये ना वहाँ जो समुद्री जीव है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब इसकी एकीकृत प्रबंधन रणनीतियाँ क्या है, तो स्रोत नियंत्रण। अब यहाँ पे औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट का जल स्रोतों से मिलने से पहले क्या पूर्व उपचार करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया जा रहा तो उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।
तकनीकी समाधान होना चाहिए, ठीक है। एंड सामाजिक जागरूकता तो बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को हमें बताना होगा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको बचाना, जल को संरक्षित करना। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। तो जो ये आपका डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई का क्या मतलब है? पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना, उनको नष्ट करना। एंड वहीं पे जो आपका डिजर्टिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो शुष्क भूमि है उसकी जो जैविक शक्ति है उसमें कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है वो भूमि बंजर हो जाती है, वो रेगिस्तान बन जाता है, उसमें उपजाऊ नहीं हो पाता है। अब इसके जो पर्यावरणीय परिणाम है क्या होगा? मृदा क्षरण हो जाएगा, मतलब पेड़ों की काटने से क्या होगा? जमीन की जो ऊपरी परत है, ठीक है, वो खुल जाती है, जिससे पानी और हवा, मिट्टी का जो है वो कटाव जो होता है वो तेजी से हो जाता है वहाँ पे। अब जैसे ट्री लगा हुआ है, ठीक है, ट्री है, और उसके बाद जैसे ये हमारा ट्री है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिट्टी है, अगर हम यहाँ से ट्री कट कर देंगे तो जो हवा आएगी तेज या पानी आएगा तो ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसको अपने साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्री है तो जो हवा, ये जोर से हवा आए, ठीक है, या फिर पानी का बहाव तेजी से आए, तो ये क्या होगा? ट्री की जो जड़ें होती है, जो रूट होता है, उसको ना ऐसे बिल्कुल ही पकड़े होता है, तो वो क्या होगा कि फिर उसका जो क्षरण है वो नहीं होता, वो उसका बहाव नहीं होता मिट्टी का। बट जब ट्री है ही नहीं, उसको काट पीट कर हटा दिया गया, तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव भी बहुत तेज़ी से ही होगा, जैव विविधता का विनाश हो जाता है यहाँ पे, एंड जलवायु परिवर्तन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि अब ट्री की कटिंग हो रही है, ठीक है। तो कटाई से क्या होगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बनेगी, अब वो बनेगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग ही होगा। जल संकट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जल स्रोतों की नमी का ह्रास होता है, और इससे क्या होता है? नदियाँ सूखने लग जाती है। अब इससे सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होंगे? भाई सामाजिक आर्थिक परिणाम में यही होगा कि वनों पर जो लोग निर्भर होते हैं तो वो क्या करेंगे? बेचारे विस्थापित हो जाएंगे। उन्हें विस्थापना का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जाना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर वो कहीं किसी चीज़ पर डिपेंड है, मान लो जंगल में एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी जगह पे एक प्लेस है, पर वहाँ की एनवायरनमेंट पे, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, उनका नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर वो डिपेंड है, बट वो चीज़ें वहाँ से हटा दी जा रही है, तो उसको पाने के लिए, उसने नीड फुलफिल करने के लिए उसको कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो आदिवासी किसान है अपने रोजगार के लिए, ठीक है, या अपने खाद्य उपलब्धता के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब वो डिपेंड होकर कहीं और चले जाते हैं, तो उसे विस्थापन की भी सामना करना पड़ता है। किसी उत्पादकता में जो गिरावट है वो भी आ जाती है। अब जैसे जो खेती हो रही है, ठीक है, एंड वहाँ पे जो मिट्टी है वही बंजर हो गई है, तो उसमें फसल ही नहीं उगेगा। जब फसल ही नहीं होगा तो क्या होगा? जो लोग होंगे अपने आप को एक असुरक्षित महसूस करेंगे, और वो कहेंगे नहीं अब तो हमें यहाँ से जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी? कम हो जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। एंड गरीबी और असमानता की जो दोहरी चुनौती है उस पर हमें यहाँ पे चर्चा करना है। सतत विकास जो है, ठीक है, उसके जो लक्ष्य है SDGs, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसको प्राप्त करने में जो संरचनात्मक बाधा है ये कौन कौन सी है? तो जो SDGs है, इसका जो मूल उद्देश्य वो ये है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, जिसमें गरीबी का अंत और असमानता को घटाना जो है मेन सेंटर में है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी असमानता जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में निर्णायक अड़चनें पैदा करती है। अब गरीबी के लिए जो संरचनात्मक चुनौतियों क्या है? पहले तो ये है कि अवसरों की कमी, बेचारे गरीब लोगों के पास उनके पास आय नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी चीज़ें तो उनके तक पहुँच ही नहीं पाती है। सामाजिक बहिष्कार, जाति, लिंग, धर्म, इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव होना, ठीक है, एंड अंतर पीढ़ीगत निर्धनता, संसाधनों की कमी के कारण क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होते हैं? गरीब रह जाते हैं। असमानता की संरचनात्मक बाधा है। अब यहाँ पे अनमेल वितरण, मतलब शीर्ष वर्गों के पास संपत्ति का उच्च केंद्रीकरण है, जबकि जो निम्न वर्ग है संसाधनों से वंचित है। अब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो उच्च तबके के लोग हैं, उनके पास तो सारा संसाधन मिल जाता है, उनके पास पैसा है, सब कुछ ले लेते हैं। वहीं पे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास संसाधन ही पहुंच नहीं पाते, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपना कुछ जुगाड़ करके मतलब करे, तो वो क्या होता है? वंचित रह जाते हैं। सेवाओं में भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं है उसमें पहुंच में भी भेदभाव होता है। असमानता को और ज़्यादा ये गहरा कर देता है। प्रतिनिधित्व की भी कमी होती है, क्योंकि नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में जो पिछड़े वर्ग उनकी जो भागीदारी होती है वो बहुत ही कम होती है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसकी दोहरी चुनौती का प्रभाव क्या है? तो इससे क्या है? दोनों बाधाएं जैसे अन्य लक्ष्य जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, इन पर असर डालती है। वही एक दूसरे को कमजोर भी करती है। गरीबी में वृद्धि से असमानता गहरी होती है, और असमानता गरीबी हटाने को धीमा करती है, ठीक है। मतलब जब तक इनइक्वालिटी होगा, भेदभाव होगा, वहाँ पे गरीबी भी बहुत ही मुश्किल है कि कम हो,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र तल में वृद्धि मतलब सी लेवल राइज से क्या मतलब है आपका, और ये क्यों कठिन है। तो समुद्र तल में वृद्धि का मतलब होता है कि विश्व के महासागरों के औसत जल स्तर में दीर्घकालीन वृद्धि से है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के जो महासागर है उसके जो औसत जल है, जो एवरेज, ठीक है वर्ल्ड, उसकी जो लेवल उसमें क्या दीर्घकालीन वृद्धि से है, उससे इसका मतलब है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तो ग्लेशियर का पिघलना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे गर्मी है जिसके कारण ग्लेशियर जो है पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे समुद्र तल का भी क्या होगा, बढ़ाव होगा, तब समुद्र तल में पानी की भी क्या होगी, ज़्यादा वृद्धि होगी। तापमान बढ़ने से क्या होगा, हिमालय जो अल्पाइन जैसे क्षेत्र के जो ग्लेशियर वो तेज़ी से पिघल जाएंगे, और जो बर्फ़ है वो भी पिघल सकते हैं, जैसे ग्रीनलैंड अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है उसकी जो बर्फ़ की जो चादर है वो भी पिघल के क्या होगी, जो महासागर है उसमें जाएगी जल, है ना। जल का तापीय विस्तार भी है। अब तापीय विस्तार में क्या होगा कि ग्रीन हाउस के कारण जब समुद्र का जल गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है तो क्या है, इसका जो स्तर होगा वो भी बढ़ जाएगा। आकलन कठिन होने के क्या कारण है, आकलन कठिन होने के कारण जो है वो है तकनीकी चुनौतियाँ। समुद्र का जल स्तर जो है वो स्थिर नहीं है। ज्वार भाटा, लहरें, मौसमी परिवर्तन, ये सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वो वैज्ञानिक समायोजन भी देखने को हमें मिलता है और कुछ ऐतिहासिक डेटा की कमी भी है। मतलब दीर्घकालीन प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें कुछ पिछला रिकॉर्ड भी चाहिए होता है जो कि अनिश्चित और अधूरे हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, PIL, ये आपका जनहित याचिका है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है। ये जो है भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक प्रगतिशील साधन है जिसके माध्यम से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन, ठीक है, जनता के हित से संबंधित मामलों को जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में उठा सकता है। अब इसमें जो है पर्यावरण सुरक्षा में ये कैसे फायदेमंद है ना, तो इससे व्यापक पहुंच होती है। मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, मामलों को जो न्यायालय उसमें लाया जाता है जिनमें बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान हो रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण जैसे समस्याएं, इसको उजागर किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें हम क्या देखते हैं कि जो PIL है, जनहित याचिका, इनका मानना क्या है कि स्वच्छ और स्वस्थ का पर्यावरण जीवन के हमारे लिए अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 कहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्वस्थ जीवन भी होना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ और स्वच्छता का पर्यावरण जीवन के लिए हमारा क्या है, अधिकार है। जवाबदेही, या प्रदूषण फैलने वाली जो निजी कंपनियां होती है, सरकारी एजेंसियां, वो समाज के प्रति क्या होता है, जवाबदेही बनाता है। PIL की कुछ कमियां भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब कई साल लग जाते हैं इसकी सुनवाई में, ठीक है, डिसीजन में, एंड कमजोर कार्यान्वयन भी है यहाँ पे, एंड सीमित पहुँच है। मतलब न्यायालय में जो याचिका दाखिल करने के लिए कानूनी ज्ञान और वित्तीय संसाधन चाहिए, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी पहुँच ना के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है आपका जो एहतियाती सिद्धांत है और जो प्रदूषण करता भुगतान सिद्धांत है, इन दोनों के जो महत्व है उसको बताना है। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना बहुत बड़ा चुनौती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो और ग्रोथ भी करना चाहते हो अपनी कंट्री का, तो बहुत ज़्यादा ही एक चैलेंज के रूप में हमें फेस करने को मिलता है, क्योंकि ट्री वगैरह कटिंग कर रहे हो, रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, तो जब तुम इतना कर ही रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो नुकसान ही तो हो रहा है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को। तो इस संदर्भ में आधुनिक पर्यावरण की नीति में 2 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए, जिसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो पर्यावरण जोखिम है, ठीक है, उनको कम करना और प्रदूषण के लिए जवाबदेही तय करना। अब उसमें जो सिद्धांत है, एक तो ये था कि एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और दूसरा था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स। ये जो है आपका एहतियाती सिद्धांत क्या कहता है, इसका जो विचार है वो ये कहता है कि जब भी किसी गतिविधि से ऐसा लगे कि हाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है, गंभीर है, जो ये अपरिवर्तनीय क्षति होने की जब संभावना हो, तब जो पूरी वैज्ञानिक निष्ठा है उसके अभाव में सावधानी हमें पहले से ही बरतनी चाहिए। दूसरा ये ना जोखिम को नज़रअंदाज नहीं करता, ये कहता है कि उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर अगर हमें अच्छा सही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम पहले ही रोक दें। तो उसके लिए हम पहले क्या कर लें, कुछ ऐसे सावधानी, ठीक है, पूर्व सावधानीपूर्ण कदम उठाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। वहीं पे जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है इसके अनुसार कहा जाता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो व्यक्तिगत या संस्था है, प्रदूषक है, उसको अपने प्रदूषण के लिए पूरी लागत वहन करनी होती है। मतलब यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रदूषक को आर्थिक रूप से जिम्मेदार यहाँ पे मानना है, ठीक है, ताकि वो स्वच्छ तकनीकों को अपनाने के लिए क्या हो सके, मजबूर हो सके और सामान्य जनता पर प्रदूषण का भार डालने की वजह क्या करे, आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर सके।
चिपको आंदोलन जैसे आपको पता ही है, ये जो आंदोलन था ये पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन था, ट्री को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था कि जो वनों की कटाई है उसको रोकना, संसाधनों का क्या करना, बचाव करना। ओके, तो ये जो आंदोलन था ये जो है 1973 में उत्तर प्रदेश की, जो कि अब उत्तराखंड में चमोली ज़िले में हुआ था, और जो गांव का नाम था वो था रेणी, उस गांव में हुआ था। और यहाँ पे जो ठेकेदार थे वो 300 से अधिक पेड़ काटने के लिए आए थे। तो वहाँ पे जो गौरा देवी और गांव के जो अन्य महिलाएं हुई तो वो ना पेड़ से ऐसे चिपक गई थी। ठीक है, और उन्हें बचाने के लिए उन्होंने ये प्लान लिया कि ठीक है हमारी लाशों से मतलब हो गुजरना होगा, कुछ इस तरीके से। एंड हुआ यही कि मतलब कि वहाँ पर ट्री को बचा लिया गया था, नहीं कटिंग हुई थी। तो इसका जो मुख्य कारण था कि सरकार की वो जो नीति थी वो वनों को केवल आर्थिक लाभ के लिए दोहन कर रही थी, वो अपने फायदे के लिए कर रही थी। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो लोग थे, जो जिनका जीवन यापन वहीं पे हो रहा था, मतलब वो पूरे टोटली डिपेंड थे, तो इस तरीके से वो कैसे काटने थे। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचर से लगाव भी रखते थे, जो कि रखना भी चाहिए। तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि अपना उन्होंने जान भी दाव पे लगा दिया कि नहीं, हम नहीं काटने देंगे। अब इसका मुख्य जो वही है कि कारण तो वही था कि उनको अपना फ़ायदा चाहिए था गवर्नमेंट को, जिस कारण से वो काटने, लेकिन रुक गया था ये। ठीक है, आंदोलन का परिणाम यही हुआ कि चिपको आंदोलन में दबाव में क्या हुआ कि भारत सरकार जो है 1980 में एक नई राष्ट्रीय वन नीति उनको लाना पड़ा, जिसका नाम था वन संरक्षण अधिनियम एंड महिला सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि जो सामान्य ग्रामीण जनता है और जो महिलाएं हैं वो पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा सकती है। क्योंकि देखो ना, वो ट्री मतलब बिना डरे वो ट्री को हक करके ठीक है गले लगा लेती है कि नहीं, इनको हम काटने नहीं देंगे। तो महिला सशक्तिकरण ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। एंड सामाजिक आर्थिक लाभ, तो स्थानीय जो समुदाय थे, जो वन संस्थानों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण उनको मिला था, वो सामाजिक मानकी को बढ़ावा दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, CPCB क्या है एंड SPCB, पहले तो इसका फुल फॉर्म जरूर बताना। ठीक है, भारत में जल और वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए CPCB और SPCB को लाया गया था। ये द्विस्तरीय प्रणाली के रूप में काम करता है। ये जो है संस्था पर्यावरण संरक्षण की नींव और प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करती है। CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी 1974 में जल अधिनियम के तहत की गई थी और बाद में 1981 में वायु अधिनियम के कार्य भी इसको सौंप दिए गए थे। ये जो है ठीक है, इसकी भूमिका क्या है? सर्वोच्च तकनीकी संगठन है जो केंद्र सरकार को प्रदूषण संबंधी नीतियों को क्या करते हैं, परामर्श देते हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो मानक है वो भी तय करते हैं। जिम्मेदारी क्या दी गई थी कि 621 निगरानी स्टेशनों के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी वायु गुणवत्ता है उसकी निगरानी करता है और राज्य बोर्ड के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। SPCB हम देखें तो ये है राज्य, देखो वो था सेंट्रल, ये क्या है? ये राज्य का है, यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसकी जो भूमिका है वो प्रत्येक राज्य का अपना बोर्ड बनाना होता है और राज्य स्तर पर जो नदी है, झील है, वायु है, उसको क्या करना? क्लीन रखना। इसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि उद्योगों के लिए जो भी उत्सर्जन मानदंड है वो तय करना है, प्रदूषण के जो स्रोत है उसको निरीक्षण करना और नियम को पालन न करने पे क्या करें? कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि इन्होंने नियम बनाया है तो लोगों को फॉलो करना ही। पर्यावरण संरक्षण में NGOs की भूमिका की चर्चा कीजिए। भारत में बड़े बांधों के खिलाफ जन आंदोलन में NGOs की भूमिकाओं को भी बताना। गैर सरकारी संगठन NGOs है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करते हैं। ये केवल समस्या को उजागर भी नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं कि जो नीति निर्माण है, कानूनी लड़ाई है, इनमें भी अपना योगदान देते हैं। इसकी जो भूमिका है वही है जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि CSE और WWF जैसे संगठन है, ये जल प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, इसमें स्वतंत्र शोध करते हैं और समाज के जो भी पर्यावरण दृष्टिकोण है उसका संवेदनशील बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, कानूनी कार्यवाही करते हैं, सलाह मशवरा भी देते हैं, निगरानी भी रखते हैं, नज़र रखते हैं कि जो अवैध खनन है या वनों की कटाई है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बांधों का देखें तो NGOs की भूमिका क्या थी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो जो मेला पाटकर ने स्टार्ट की थी। ठीक है, NGOs ने स्थापित होने वाली जो जनता है पुनर्वास, मुआवजे और भूमि के अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष भी किया था। EIA, पारदर्शिता की मांग, इन संगठनों ने प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण प्रभाव आंकलन की सच्ची समीक्षा की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दों को भी उठाया था। टेहरी और सिलेंट वैली का भी हम देख सकते हैं कि टेहरी जो है उसमें भूकंपीय जोखिम और सिलेंट वैली में जैव विविधता के महत्व को भी NGOs ने ही उजागर किया था। ठीक है, तो उजागर करके जो बड़े बांध थे उसका सफल तरीके से विरोध भी किया था। एंड भारत में जो वन्य प्राणी है, वन है, वायु है, जल प्रदूषण, इससे संबंधित जो पर्यावरण कानून है उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो पर्यावरण संरक्षण है राज्य का कर्तव्य है और नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसके आधार पर देश में जो वन्य प्राणी है, चाहे वन हो या प्रदूषण,
ठीक है, उसको नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। जैसे कि पहला किया गया है वन्य प्राणी अधिनियम 1972। इसका उद्देश्य क्या था, जो दुर्लभ प्रजाति है उसकी क्या करना, रक्षा करना, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और शिकार और तस्करी पर क्या किए गए, प्रतिबंध लगाए गए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था, जो कि वन सप्ताह की रक्षा करता है, पेड़ों की कटाई को रोकता है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र की अनुमति के बिना जो भूमि है, जो वन है, ठीक है, वन भूमि को किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर रोक लगाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसके तहत क्या कहा गया कि उद्योगों को केवल जल प्रदूषण रोकने का निर्देश दिया जाता है, सीवेज और जल स्रोतों में डालने से रोका जाता है। वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कानून वायु गुणवत्ता को बनाए रखने का, ठीक है, एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। और कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ चुनौतियाँ है क्या है, जैसे कि संसाधन की कमी हो जाती है, तो कभी कभी जो डिपार्टमेंट उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते, टेक्निक नहीं होती, कभी कभी बजट का अभाव हो जाता है, कुछ इस तरीके के। प्रशासनिक दबाव, भ्रष्टाचार, ये भी हमें देखने को मिल जाता है, निगरानी में भी कमजोरी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से नज़र नहीं रख पाना, एंड जागरूकता का अभाव, ये भी है कि लोगों को अगर जागरूकता ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, लोगों को कानूनी जानकारी नहीं होती, जिससे क्या होता है वो भागीदारी अपना उसमें देते नहीं है, उनकी भागीदारी कम रहती है, और जिससे भी ये जो कानून है ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे, ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, एंड हमने यहाँ पे ओवरऑल 18 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है, बट इनको छोड़ना मत, इनको भी पढ़ लेना। इसकी जो PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और ठीक है, ऑल द बेस्ट।